देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। दिल्ली का मुखर्जी नगर हो या फिर राजस्थान का कोटा शहर, कोचिंग सेंटर्स की भरमार वाले इन शहरों में देश भर से स्टूडेंट्स पढ़ाई करने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में कोचिंग सेंटर बच्चों की उम्र की परवाह किए बिना ही उन्हें अपने संस्थान में प्रवेश दे देते हैं। कई बार मनमानी फीस वसूलने के केस भी सामने आते हैं और ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चे अब कोचिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकेंगे। अब कोचिंग संस्थान किसी छात्र से मनमानी फीस भी नहीं वसूल पाएंगे और यही सारी गाइडलाइन केंद्र सरकार ने जारी की है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ यह निकल के आता है कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन को राज्य सरकार कब फॉलो करना शुरू करेगी। और इसी विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रशांत शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, करियर काउंसलर। कमल विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, अध्यक्ष पालक महासंघ के। अदिति शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी है, शोधकर्ता। आप तीनों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो प्रशांत जी आपके पास आऊंगी। ये मनमानी फीस वसूल करने के लिए, अब बच्चों को टॉर्चर से बचाने के लिए जिस तरह से केंद्र सरकार गाइडलाइन लेके आई, लेकिन राज्य सरकार लगता है इस ओर पूरी तरह से उदासीन है। नमस्कार जी, आपने ये मुद्दा सही उठाया है और इस आदेश को हुए करीब करीब मानिए तो 1 महीना पूरा हो चुका है। पिछले 18 जनवरी को ये मुद्दा सामने आया था और इसमें बताया गया था कि 16 साल के बच्चों को कोचिंग में एडमिशन नहीं मिलेगा और ये उनके हित में बात थी। परंतु मुझे लगता है कि शासन की ऐसी मंशा थी कि केवल एक खाना पूर्ति कर देना चाहिए और इसके लिए उन्होंने ये आदेश निकाला है, क्योंकि राज्य सरकारें इस पे किसी भी प्रकार का काम नहीं कर रही हैं। अभी भी कोचिंग संस्थाओं में प्रवेश बदस्तूर चालू है और नए सेशन के लिए फीस वसूली और एडवर्टाइजमेंट्स होना स्टार्ट हो गए हैं। इस प्रकार ऐसा भी उसमें देखने को मिला है कि इनके लिए अभी तक किसी भी कोचिंग संस्थान में ये गाइडलाइंस पहुंची नहीं है और किसी भी प्रकार की शासन के द्वारा हमारे जो राज्य शासन है, ऐसी कोई कमेटी भी अभी मुझे लगता है कि मेरे संज्ञान में तो नहीं आई है कि जो कि गठित हुई हो। और अगर गठित हुई भी होगी तो उसका ग्राउंड पर काम दिख नहीं रहा है कि जो कि केंद्र शासन के जो नियम है उसको पालन किया जा सके उस बीच में। तो ऐसे में अभी भी अभिभावक दुविधा में है कि उनको जो बच्चा उनका रनिंग क्लास में पढ़ रहा है, कक्षा 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में है, तो कोचिंग उनसे फीस मांग रही हैं और ऐसी स्थिति में वो दुविधा में है कि वो फीस जमा करें अगले सत्र के लिए या नहीं करें, उन्हें क्या करना चाहिए। तो ऐसे में सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। इनफैक्ट कि हमारा जो शिक्षा विभाग है, हमारे डीओ हैं और बीओ हैं और बीआरसीज वगैरह हैं, इन सभी को इस बात को संज्ञान में लेते हुए और कलेक्टर को भी इसमें देखते हुए कमेटी गठित कर इन पर लगाम लगाना चाहिए कोचिंग संस्थाओं पे और उनको संज्ञान में मामले को लेना चाहिए। बहुत सही बात कही आपको कि इन मामलों पर लगाम लगाने की अति आवश्यकता है, लेकिन सवाल वही है कि अब तक राज्य सरकार ने इस ओर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया। कमल विश्वकर्मा जी आपके पास आऊंगी यहाँ पर मैं। जिस तरह से केंद्र ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए गाइडलाइन तो जारी की, लेकिन राज्य सरकार की गंभीरता यहाँ कहीं नजर नहीं आ रही। और बात करें यहाँ पर कोचिंग संस्थानों की पढ़ाई के प्रेशर की, तो बच्चे लगातार 5 घंटे स्कूल में पढ़ते हैं और स्कूल से पढ़ने के बाद 3-4 घंटे लगातार उनके कोचिंग के हो जाते हैं। और इसी टाइम से बचाने के लिए या फिर इसी प्रेशर से बचाने के लिए गाइडलाइन जारी की है, लेकिन उसके बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए, भारत सरकार ने जो गाइडलाइन बनाई है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन भारत सरकार ने सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति की है। ऐसी गाइडलाइनें भारत सरकार और राज्य सरकारें समय समय पर बनाती रहती हैं, लेकिन उन गाइडलाइनों का कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं होता है। ऐसी कई गाइडलाइन है, पहले भी शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी। और आपने जो आज टीवी पर जो शिक्षा माफिया तंत्र इसका नाम दिया है, मैं आपके देश न्यूज के सभी चैनल को धन्यवाद देता हूं। शिक्षा माफिया हिंदुस्तान में और मध्य प्रदेश में इतना विकराल रूप ले चुका है कि आज शिक्षा लेना इतना कठिन और इतना मुश्किल हो गया है। शिक्षा का टोटल व्यवसायीकरण कर दिया है। राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें खाना पूर्ति के लिए कुंभकर्ण की नींद में, गहरी नींद में भारत सरकार और राज्य सरकार सो रही है। उन्हें शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार चाहती है, केंद्र सरकार चाहती है कि देश में शिक्षा का बढ़ावा ना हो, देश अनपढ़ रहे, ताकि
शिक्षा पढ़ने वाले प्रश्न उठाती है ताकि देश का बच्चा प्रश्न ना उठाए और हमारा राजनीति चलती रहे, जबकि इस देश में शिक्षा के प्रति सरकारों को राजनीति नहीं लेके आना चाहिए। आज पूरे संपूर्ण भारत में कोचिंग क्लासेस का लगभग 60,000 करोड़ का टर्नओवर, बिल्कुल, जिन पर भारत सरकार 18% सर्विस टैक्स के रूप में लेती है, यानी कि 10,800 करोड़ रुपए का भारत सरकार अपने व्यवसायीकरण करने में हमारे ननिहाल बच्चों का, हमारे अभिभावकों का भविष्य खराब कर रही है। आज 1 महीना पूर्ण होने के बाद भी अगर मध्य प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा मंत्री या मध्य प्रदेश के माननीय मोहन सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी अगर शिक्षा के प्रति गंभीर नहीं है, तो कहीं ना कहीं जाकर मध्य प्रदेश सरकार इस प्रदेश के बच्चों का भविष्य खराब करना चाहती है। एक बात और बताना चाहूंगा इस टीवी के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आप हर मंच पे बोलते हैं मैं किसान का बेटा हूं, मजदूर का बेटा हूं। बिल्कुल आप हो सकते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के 30-35 साल के कार्यकर्ता हैं, आपको पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया है, हम सबके आप मुख्यमंत्री हैं। ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा इस प्रदेश का शिक्षा का है, मुद्दा इस प्रदेश का युवाओं का बेरोजगारी का है, मुद्दा इस प्रदेश की महंगाई का है, मुद्दा इस प्रदेश की कोचिंग क्लासेस का है, मुद्दा इस प्रदेश की बिजली का है, मुद्दा इस पर किसान है, इस पर बेरोजगारी। इस तरह के मुद्दों पर आप चर्चा करिए। आप हर मंच पे अपना परिचय मत दीजिए कि मैं क्या हूं और क्या नहीं हूं। आप इस समय हमारे मुख्यमंत्री हैं, आपसे पालक महासंघ का अध्यक्ष होने के नाते मैं आपसे करबद्ध हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप शिक्षा विभाग को आदेश करिए, 1 महीने के अंदर आपसे अभी तक मध्य प्रदेश में कोई भी उस गाइडलाइन पर आपसे कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। क्या आप लोग चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के नौनिहाल बच्चों का भविष्य खतरे में जाए? बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि 1 महीने के बाद भी अभी तक वो गाइडलाइन फॉलो नहीं की गई और राज्य सरकार की साफ तौर पर लापरवाही यहाँ नजर आ रही है। अदिति जी, आपके पास आऊंगी यहाँ पर मैं, जहाँ हम कोचिंग की व्यवसायीकरण की बात कर रहे हैं। शिक्षा, एक तरह से कहते हैं शिक्षा दान करना चाहिए, लेकिन शिक्षा का यहाँ व्यवसायीकरण किया गया है। केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि कोचिंग 16 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं जाएंगे और कोचिंग संस्थानों के लिए नियम भी निकाले गए हैं, लेकिन बावजूद इसके लगातार कोचिंग में बच्चे जा रहे हैं और जैसा कि प्रशांत जी ने बताया कि नए वर्ष के लिए भी एडमिशन होना शुरू हो गया। आपको क्या लगता है कि कितना उचित है ये? नमस्कार सभी को। मेरे मानने से जो केंद्र सरकार ने ये जो निर्णय लाया है कि कोचिंग बच्चों को नहीं भेजना चाहिए, ये बहुत ही शोधकर्ताओं के बाद लाया है, क्योंकि इतनी सारी शोध हुई है। न्यूरो साइंस में भी हम जाए, इतने सारे जो लोगों पे, बच्चों पे इसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स पड़ते हैं, उनमें जो डिप्रेशन आता है, सुसाइडल होते हैं वो लोग, तो उसके कारण ये निर्णय आया है। तो उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगी सरकार को, लेकिन अब हमें इसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। और मैं चाहूंगी, मैं आपका भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि ऐसे चैनल्स जो सामने आ रहे हैं कि आप एक उसको डिबेट के रूप में ला रहे हैं, जिससे कम से कम सरकार एक उजागर हो कि हाँ, लोगों को अभी ये सब चीजें इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। बिल्कुल सही कहा आपने कि कानून बना देने से और गाइडलाइन जारी करने से कुछ नहीं होगा, जैसे कि पहले हमारे मेहमानों ने भी कहा है। मुद्दा है उसे इम्प्लीमेंट करवाने का। प्रशांत जी, आपके पास आऊंगी। इस व्यवसायीकरण को रोकने के लिए और खासकर बच्चों के लिए, बच्चों के हित के लिए गाइडलाइन लाई गई, लेकिन जब तक राज्य सरकार या फिर हमारे शिक्षा मंत्री और जिम्मेदार अधिकारी इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, जब तक लगातार नजर नहीं रखी जाएगी, तब तक ये घटनाएं नहीं रुकेगी। और इसी तरह बच्चे लगातार, आपको नहीं लगता है कि पढ़ाई का प्रेशर इतना ज्यादा बच्चों पर हावी हो चुका है कि वो आत्महत्याएं तक कर रहे हैं? धर्मिष्ठा जी, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगा कि अब सरकार को जब देख रहे हैं कि हम अपने आदेश को स्वयं ही फॉलो नहीं करवा पा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय में अब कानून बनना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर कानून इसमें बनेगा तो वो हमारी मजबूरी हो जाएगी कि हमें उसका पालन करना ही है सभी देश के देशवासियों को। लेकिन ये जो आदेश निकला है, ये आदेश का पालन अभी तक सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है। इनफैक्ट कि अधिकारियों के द्वारा किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ये बड़ा दुखद है। ये जैसे अदिति मैडम ने भी बताया है कि ये बड़ी शोध के बाद इस चीज को, इस आदेश को लेके आए हैं कि जो छोटे बच्चों की मानसिकता पर जो एक गंदा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमारा जो
जो समाज है, हमारा जो शिक्षा माफिया तंत्र है, जैसे आपने इसका नाम भी दिया है, ये इसमें नंबरों की होड़ इतनी ज्यादा बैठ रही है कि पालक समझ नहीं पा रहा है कि उसको कुछ नहीं करना, उसको तो सिर्फ नंबर लेके आना है। हमें कैसे भी करके हम नंबर लेके आए इन किन प्रकार, उसके लिए हम बच्चों को सारी जो उनकी व्यवस्थाएं होती हैं, उनके खेल कूद का, उनके मानसिक विकास का, उनके अन्य चीजों के डेवलपमेंट का, शारीरिक विकास का, वो सारी की सारी चीजें एक तरफ हो गई हैं और शिक्षा पूरा का पूरा एक साइड हो गया है। तो ऐसी स्थिति में बड़ा मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है कि इन बच्चों के साथ इस प्रकार से मजाक क्यों किया जा रहा है कि आदेश निकाल तो दिया है परंतु इसका ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में शासन को इसमें संज्ञान में ले, और मेरा मानना है कि अगर आप बच्चों के हित में बात करते हैं तो क्योंकि ये जो आदेश है बड़ा ही उचित आदेश है, और अब बारी आती है हमारे अधिकारियों की, कोई वो इसको कितनी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करा पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि आदेश बहुत अच्छा है, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि आदेश अच्छा होने से कुछ नहीं होगा जब तक कि वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, जब तक इसका लाभ उन बच्चों को नहीं मिलेगा जिनके लिए ये गाइडलाइन जारी की गई है। कमल जी, आपके पास आऊंगी यहाँ पर मैं, जहां हम एक और बात करें नंबर बढ़ाने की, जैसे कि प्रशांत जी ने भी कहा कि लगातार होड़ चल रही है सबसे ज्यादा नंबर लाने की, और कहीं ना कहीं माता पिता भी नंबरों के भ्रम जाल में फंस चुके हैं। देखते हैं कोचिंग के लिए जब बच्चों को लेके जाते हैं तो देखते हैं कि वो जब गारंटी देते हैं कि 100 में से 100 आपका बच्चा लेके आएगा, यहाँ एडमिशन करवाइए, माता पिता भी बच्चों को वहीं धकेल देते हैं और लगातार 100 में से 100 नंबर लाने का उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है, और कई बार वो प्रेशर बच्चे नहीं झेल पाते। धर्मिष्ठा जी, जैसे कि आपने कहा कि कोचिंग संचालक बोलते हैं कि 100 में से 100 नंबर हम दिलवाएंगे और हम लोग इस तरह की, लेकिन मैं उन कोचिंग संचालकों को इस टीवी के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं। पिछले एक वर्ष में पूरे हिंदुस्तान के अंदर लगभग 12,000 ट्यूशन के कारण, कोचिंग के कारण, अन्य पढ़ाई के तनाव के कारण बच्चों ने आत्महत्याएं की हैं। बिल्कुल, प्रतिदिन का जो एक रेशियो आता है, प्रतिदिन 4 लोग हमारे बच्चे, हमारे देश का भविष्य आत्महत्या करते हैं। इसलिए केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को अपनी जिम्मेदारी उठाना चाहिए कि इनके भविष्य, आज अगर प्रतिदिन हमारे 4 होने वाले भविष्य खत्म हो रहा है तो कहीं ना कहीं जैसे सरकार की जो नीतियां हैं उन नीतियों को इम्प्लीमेंट ना होने के कारण आज हमारे अभिभावक और हमारे नौनिहाल बच्चे जो 16 साल से छोटे हैं वो बच्चे इसका वो भोग रहे हैं। 1 महीने के अंदर, फिर मैं पुनः दोहराना चाहूंगा ये बात, ये हमारा मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा विभाग को टोटल बंद कर देना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार को इतना खर्च करते हैं उस पर, लेकिन कोई भी गाइडलाइन या कोई भी किसी भी तरह से इंप्लीमेंट नहीं होता है। मैं फिर निवेदन करना चाहूंगा मध्य प्रदेश सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से, कि कम से कम आप हवाई जहाज में घूमते रहें, फीता काटते रहें, लेकिन मैं फिर हाथ जोड़ कर निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग की एक समीक्षा करिए। पिछले 2014 से लेकर आज मध्य प्रदेश शिक्षा में हमारा प्रदेश कहां पहुंच चुका है। इसलिए माननीय महोदय जी, जो पिछली 1 महीने पहले गाइडलाइन आई है, आप शिक्षा मंत्री जी को आदेश दीजिए और उस पर इंप्लीमेंट कर ये बताए प्रदेश के अभिभावकों को और बच्चों में कि हम मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हमने ये काम किया। नहीं तो ऐसी गाइडलाइन है पिछले देखते देखते 30 साल हो गई, बनती और बिगड़ती हैं, लेकिन आप कुछ नहीं करते हैं। हमारी एक ही मांग है कि इस पर गाइडलाइन की जगह सख्त कानून बनाकर और उसको मध्य प्रदेश को या पूरे देश में इसको चलाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही कि गाइडलाइन के बजाय इस पर सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए। अदी जी, आपके पास आऊंगी यहाँ पर मैं, जिस तरह से बात करी जा रही है कि गाइडलाइन नहीं, सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए, लेकिन आपको नहीं लगता है कि कानून बनने के बाद भी कई लोग, जिसे कहते हैं ना, बहुत सारे कानून बनते हैं लेकिन कानून तोड़ने वाले उससे पहले उसको तोड़ने की प्रिपरेशन कर लेते हैं। क्या लगता है कोचिंग संस्थान भी ऐसा कुछ कर सकते हैं? क्योंकि लगातार ऐसा है नहीं कि गाइडलाइन जारी हुई, अगर केंद्र ने, आऊंगी कमल जी आपके पास भी, गाइडलाइन जारी हुई है, केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की, कोचिंग संस्थानों तक ये गाइडलाइन नहीं पहुंची, ऐसा हो नहीं सकता? कहा जो चोरी करने वाले होते हैं वो रास्ता ढूंढ ही लेते हैं अपना। बिल्कुल, जैसे कि अगर हम कोचिंग सेंटर्स बंद भी करवा दें तो लोग कहीं ना कहीं से ऑनलाइन सेंटर्स के थ्रू भी आ सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि अभी सारे पेरेंट्स को भी उजागर होना चाहिए कि आप अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं। ये सिर्फ जिम्मेदारी केंद्र ने जो एक आदेश जारी किया है उसका पालन करना एक पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों के भविष्य को कहाँ ले जाना चाहते हैं।
क्योंकि आज अगर हम लोगों का मानना ऐसा है, पेरेंट्स का ऐसा मानना है कि जब बच्चा 10 से 16 साल का रहता है तो उसके लिए सिर्फ पढ़ाई ही जरूरी है, क्योंकि वो बिल्कुल उसका करियर बना देगा। लेकिन आजकल इतनी शोध हो गई है, इतनी ज्यादा शोध हुई है साइकोलॉजी में, न्यूरोलॉजी में, और सिर्फ वो मनगढ़ंत शोध नहीं है, उन्होंने पूरी ब्रेन मैपिंग से लेके हर चीज में शोध करी है। बिल्कुल और उन्होंने ये पाया है कि बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सिर्फ पढ़ाई ही जरूरी नहीं है, बहुत कुछ चीजें जरूरी है जो बिल्कुल उसका एक पूरा एक पर्सन बनाता है। और इस समय 10 से जब 16 साल का जब बच्चा होता है तो उसके दिमाग में बहुत चेंजेस आते हैं। बिल्कुल उस चेंजेस के लिए हमें उसके विकास के लिए सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, उसको बहुत कुछ सिखाना पड़ता है। बिल्कुल तो ये जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी है, हर उस इंसान की है जो ये आप देख भी रहे हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहूंगी कि अगर आपके हाथ में ये है कि आप लोगों पेरेंट्स को उजागर कर सके, या जो छोटी छोटी कम्युनिटीज है वो भी अपना आगे आए और इस बिल्कुल चीज को सरकार को सहयोग करें कि ये चीज जल्द से जल्द जो कोचिंग सेंटर्स ऐसा एक धंधा चला रहे हैं उससे बंद हो और बच्चों को मुक्ति मिले और वो आगे बढ़ सके, बिल्कुल बिल्कुल सच्चे रूप में आगे बढ़ सके। बिल्कुल बहुत सही बात कही आपने कि माता पिता को भी आगे आना पड़ेगा। लगातार जो बच्चों के ऊपर प्रेशर बनाते हैं 100 में से 100 लाने का, उस प्रेशर को कम करना होगा। बच्चों को बताना होगा कि पढ़ाई के साथ साथ उनके लिए खेल कूद भी जरूरी है। और कई बार कहा भी जाता है कि जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं हो, जरूरी नहीं कि वो भविष्य में कुछ नहीं कर सकता, वो खेल में कर सकता है, वो एक्टिंग में कर सकता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें बच्चा आगे बढ़ सकता है। जी कमल जी, आप कुछ कह रहे थे। देखिए, जैसे कि अभी आपने कहा था कि जो अदिति जी ने कहा कि वो चोरी करने के लिए कई रास्ते ढूंढ लेते हैं। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। आजकल बड़े बड़े स्कूलों ने कोचिंग संचालकों से टाई अप कर लिया है कि आप 16 साल के बच्चों के लिए हमारे स्कूल में आप एक क्लास लीजिए, रूम लीजिए और आप यहाँ पर अपनी कोचिंग दीजिए। तो इस तरह के कई चोरी वाले रास्ते ढूंढ लिए। तो ऐसे संचालकों पर, चाहे वो स्कूल संचालक हो और चाहे कोचिंग संचालक हो, अगर 16 साल से नीचे बच्चे अगर पाए जाते हैं तो हमारी तो एक ही मांग है, उस स्कूल की भी मान्यता रद्द होना चाहिए और स्कूल का जो कोचिंग संचालक है उस पर कानूनी कार्रवाई के तहत उस पर आर्थिक दंडात्मक भी कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल, आर्थिक दंडात्मक कार्रवाई भी होना चाहिए। बहुत सही बात करी। वैसे स्कूल की मान्यता भी रद्द हो जानी चाहिए। प्रशांत शर्मा जी, आपके पास आऊंगी। आपको मैं एक बार कोचिंग संचालकों को, अगर किसी ने आदेश नहीं पढ़ा है तो मैं उसको याद दिलाना चाहता हूं कि उस आदेश में स्पष्ट लिखा है कि किसी भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अपने संस्थानों में एडमिशन ना दिया जाए, किसी भी प्रकार का भ्रामक प्रचार ना किया जाए, किसी भी प्रकार की गारंटी नहीं दी जाए। उसमें जो टीचर्स हैं, टीचर्स क्वालिफाइड हों, कम से कम स्नातक स्तर के टीचर हों। बिल्कुल। उन टीचरों की जो संपूर्ण शिक्षा के बारे में जानकारी अपने साइट्स पर डालें। फीस का सही तरीके से डिस्क्रिप्शन अपने नोटिस बोर्ड पे लगाएं। अगर किसी छात्र ने बीच में कोचिंग छोड़ दी है तो वो 10 दिन के अंदर उसकी जो बकाया राशि है उसको लौटाएं। उसमें समुचित सुरक्षित वातावरण हो ताकि किसी प्रकार की कैजुअलिटी या किसी अचानक कोई घटना होती है तो उससे आगजनी वगैरह होती है तो उससे बचा जा सके। ऑक्सीजन का प्रभाव प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। जो दिव्यांग बालक हैं उनके लिए भी उचित व्यवस्था होना चाहिए। इनफैक्ट ये रैंप वगैरह प्रॉपर तरीके से डिजाइन होना चाहिए कोचिंग संस्थाओं में। तो ये सारी व्यवस्थाएं आपको करनी है और समय समय पे आपकी कोचिंग से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वो शिक्षा विभाग या अन्य संबंधित विभाग को देनी चाहिए। अगर ऐसा कोचिंग नहीं करता है तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई होती है, जिसमें शुरुआती दौर में 25,000 का जुर्माना है। अगर उसके बाद भी नहीं मानता है तो जुर्माने की राशि ये 1 लाख रुपए से अधिक हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत जी, बहुत सही बात कही आपने। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये है कि इतनी सब कुछ गाइडलाइन में दिया हुआ, इतना कुछ है, उसके बावजूद अगर शिक्षा अधिकारी या फिर शिक्षा मंत्री की यहाँ मैं बात करूँ, जब तक वो जागरूक नहीं होंगे, जब तक कोचिंग संस्थानों की लगातार पड़ताल नहीं होगी, तब तक इस तरह के मामले नहीं रुकेंगे। और दूसरा सवाल मेरा यही है कि जिस तरह से गाइडलाइन जारी हुई है, बहुत सारे नियम जो आपने बताए भी है, लेकिन कई नियम तो माता पिता को भी अभी तक पता नहीं होंगे।
और जब माता पिता को नहीं पता होंगे तो आपको क्या लगता है कि सरकार को ऐसा भी कुछ व्यवस्था करनी चाहिए जिससे ये आसानी से माता पिता तक या हर पेरेंट तक, हर आम नागरिक तक ये जानकारी पहुंचे? मैं इसमें अदिति जी से पूरी तरह से सहमत हूं। उन्होंने बहुत ही अच्छी बात रखी है कि चोरी का माध्यम तो ये ढूंढ लेंगे, तो उसमें हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको जागरूक होना पड़ेगा, उनको ये चीज समझनी पड़ेगी कि पढ़ाई सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ है लेकिन वो उस पर सब कुछ नहीं है। अगर उस चीज में बच्चा हमारा किसी भी विषय में वो आगे बढ़ता है या किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ता है, वो किसी खेल में आगे भी बढ़ सकता है, वो पढ़ाई के किसी अन्य क्षेत्र में, जरूर नहीं है उसको मैथमेटिक्स या गणित का ही दबाव बनाया जाए या इंजीनियरिंग बनाया जाए या डॉक्टर बनाया जाए, वो कई अन्य चीजें भी हमारे शासन के पद हैं जिसमें अकाउंटेंसी है, बैंकिंग है, आप किसी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, आप शॉर्ट हैंड में जा सकते हैं, कई ऐसी विधाएं हैं जिनमें अपना वो क्षेत्र अपना बना सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें समय समय पे अपने शासन को, हमें पेरेंट को भी जागरूक होना पड़ेगा। ऐसी जानकारियां आपका जो चौथा स्तंभ है आपके चैनल के माध्यम से भी, सभी चैनलों के माध्यम से मिलनी चाहिए। जागरूकता अभियान सरकार को चलाना चाहिए ताकि इसमें हमारे अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स आ सकें कि हमारे जो बच्चों की मानसिक अवस्था है उस पर किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव ना आए, क्योंकि ये दुष्प्रभाव कहीं ना कहीं विकृति उत्पन्न करता है। और बोलते हैं कि अगर हमने सही समय पर एक कदम ना उठाया जाए तो हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है उस पर भी बहुत ही बुरा इफेक्ट आता है। और ऐसे में बच्चा जब प्रेशर ज्यादा होता है तो गलत कदम या गलत राह पे चला जाता है। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में सरकार को इस आदेश को बड़े स्ट्रिक्ट रूप से अब निभाने का समय आ गया है कि हम कोचिंग को जब हम कोचिंग संस्थाओं पे इसका लगाम लगाएंगे तो ये मेरा ऐसा मानना है कि हम करीब 60% इसको कम कर सकते हैं। अभी पूरा तो फिर भी नहीं इसमें होगा, लेकिन वो सभी की भागीदारी इसमें सुनिश्चित करनी होगी। और जहां सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो जाती, जैसे अभी साइबर लॉ भी बना, एक्ट भी बना है, तो इसमें भी अगर ऑनलाइन इसी प्रकार का कोई अगर क्लासेस वगैरह होती हैं इन बच्चों के लिए और दबाव आता है तो सरकार को एक्शन में आना ही होगा। अगर सरकार एक्शन में नहीं आएगी तो ये बच्चों के भविष्य के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि सरकार अगर एक्शन में नहीं आएगी तो बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। लेकिन प्रशांत जी, एक चीज और जानना चाहूंगी यहाँ पर मैं आपसे, जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि खिलवाड़ बच्चों, अगर माता पिता बच्चों को कोचिंग भेजना बंद कर दे, जहां लग रहा है कि वो लगातार कंपटीशन बता रहे हैं या 100 में से 100 नंबर लाने की गारंटी दे रहे हैं, और माता पिता भी ये बात बहुत अच्छे से समझते हैं कि बच्चा हमारा किस तरह का है, कितना पढ़ाई में आगे है, कितना पीछे है, अगर नंबरों के पीछे भागना बंद कर दे तो आपको नहीं लगता है कि बहुत कुछ सुधर जाएगा? धर्मिष्ठा जी, इसमें एक जो हमारी जो साइकोलॉजी है उसमें बताते हैं कि अगर हम किसी भी कार्य को 21 दिन लगातार करते हैं जी, उसी समय करते हैं जिस समय हमारा समय होता है, और 21 दिन बाद अगर हम उस काम को छोड़ देते हैं तो हमारे अंदर जो फीलिंग्स है वो फीलिंग्स पॉजिटिव नहीं होती है, वो नेगेटिव फीलिंग्स आती है कि आज हमने कुछ काम किया नहीं है। तो ऐसे ही माता पिताओं को कोचिंग के बारे में मजबूर कर दिया गया है। उनके पास एक साइकोलॉजिकल उन पर एक गेम इंप्लीमेंट किया गया है, क्योंकि जहां पे जो पेरेंट्स को लगता है कि अगर हमने इसको कोचिंग में नहीं डाला तो फिर वो बच्चा हमारा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और इस चीज का फायदा भी आपने देखा होगा कि पहले स्कूलों में जो हमारे शासकीय स्कूल थे सभी लोग उसी में पढ़ा करते थे, प्राइवेट स्कूल उतने नहीं थे। जब ये धंधा बना है एजुकेशन को, जैसे कमल जी ने बताया कि बिजनेस बन गया, माफिया बन गया है, तब ये प्राइवेट स्कूल इस चीज में आए। और अच्छी भी चीज है कि ये जन जन तक ये शिक्षा पहुंचे, लेकिन इसका दुरुपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे जो अधिकारी हैं उन्होंने भी अपने बच्चों को उठा के इनको निजी स्कूलों में एडमिशन कराया। और अब स्थिति ये आ गई है कि उन स्कूलों से, प्राइवेट स्कूलों से ऊपर उठ के कोचिंग संस्थान हो गए हैं और लोग आजकल डमी एडमिशन कराने लगे हैं। इसमें कंवल जी ने भी बताया है कि वो अपने कोचिंग संस्थानों में तो वो रहते, उनका नाम उसमें लिखा हुआ है, स्कूल में लिखा हुआ है, परंतु वो जाते पूरे समय कोचिंग में पढ़ने के लिए हैं। तो ऐसी स्थिति में ये विकृति बढ़ती जा रही है समाज के अंदर। और सरकार के ऐसा भी नहीं कि इसमें संज्ञान में नहीं हो, सरकार के भी संज्ञान में है, बस वक्त है उस पर, अब सही वक्त आ गया है कि उसमें हमें एक्शन लेना होगा। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि एक्शन लेना होगा, वक्त आ गया है, क्योंकि बच्चों के जीवन के साथ कब तक खिलवाड़ होगा, इसलिए वक्त आ गया है, सरकार को एक्शन लेना होगा और इस गाइडलाइन को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रशांत जी, कमल विश्वकर्मा जी और अदिति शर्मा जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कोचिंग सेंटर्स की मनमानी
कोचिंग सेंटर्स जो मनमानी करते हैं, उम्र की परवाह किए बिना ही छोटे छोटे मासूम बच्चों को संस्थान में प्रवेश देते थे। कई बार फीस वसूलने के केस भी हमारे सामने आते हैं और इन्हीं घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की, लेकिन उस गाइडलाइन का असर राज्य सरकारों पे कब होता है ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।